हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग को शुरू करना है रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला हम लोग को चैप्टर है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। चलिए इसी के बारे में आज लोग हम देखेंगे। ठीक है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। देखिए यहाँ पे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो उसके फल स्वरूप बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे भोजन का पचना, श्वसन, लोहा पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ठीक है, इत्यादि कई सारे क्या हो सकते हैं? उदाहरण हो सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे उदाहरण कई यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रक्षेपण देख ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया प्रक्षेपण मतलब क्या? रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो अवस्था बदल सकता है उसका। क्या बदल सकता है? अवस्था। मान लीजिए किसी में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या अवस्था, या तो अवस्था बदल जाएगा, या तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या ताप में परिवर्तन हो जाएगा, या तो गैस का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये होता है कुछ प्रेक्षण, जो मतलब मान लीजिए कोई भी रासायनिक की अब क्या होता है? अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो यही परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन मतलब देखने को मिलता है अधिकांश। क्या क्या? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और क्या? ताप में परिवर्तन, और गैस का उत्सर्जन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, यही यहाँ पे देखेंगे। रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना, तो यहाँ पे देखिए समीकरण जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे जिंक है, ऐसे में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, और क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक है, तो ये जो अभिकारक हो जाएगा ये जिंक हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसको मतलब इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, क्या होगा? जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्लों का राजा इसी को बोला जाता है, आप लोग को मालूम ही होगा। यानी क्या? H2SO4, यानी जिंक में H2SO4 से जब क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन जो होता है ना मुक्त हो जाता है। क्या होता है? मुक्त हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जो इतना है ना, यानी ये जो बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये रहा क्या हम लोग का उत्पाद। यानी क्या अभिक्रिया जब हम कराएं इन दोनों में तो क्या ये हमें बना, तो ये जो अभिक्रिया इसमें करा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये अभिकारक हो जाएगा और ये उत्पाद हो जाएगा, अर्थात प्रतिफल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो क्या होगा? रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के लिए लिखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी क्या? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक में उत्पाद, रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे में ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी ताप जो होता है, ताप को या दाब को, उत्प्रेरक आदि को ना
क्या करते हैं, तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे तीर के ऊपर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। तीर के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये रहा तीर, तीर के ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, यानी क्या, तीर ये रहा और मान लीजिए यहाँ पे, तो तीर के ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया, अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर निशान या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, संतुलन को, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन करना, ठीक है। संतुलन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए पहले रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसलिए क्या यानी क्या इसका मतलब हुआ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी नाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं प्रतिफल, पश्चात उत्पाद, उत्प्रेरक, उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रत्येक परमाणु संख्या के समान होनी चाहिए। जैसे में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, लोहा और हाइड्रोजन, लोहा और जल से अभिक्रिया कराए तो क्या बना है, लोहे का ऑक्साइड बना और क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है क्या हो गया, मुक्त हो गया। यहाँ पे देखिए संतुलन, यहाँ पे देखेंगे क्या संतुलन है, क्या यहाँ पे देखिए आयरन, यानी यहाँ पे लोहा कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 ही है, संतुलन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ पे 1 ही है, तो इसी को संतुलित किया जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चरणबद्ध संतुलन करना, ठीक है। तो 1 नंबर चरण क्या हो जाएगा, तो पहले यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बक्स बना लीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बक्स बना लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर संतुलन करते समय बक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, ठीक है। बक्स के अंदर क्या करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। चरण नंबर 2 जो है क्या है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए, यानी परमाणु की संख्या कितना कितना परमाणु है नोट कर लेना है। 3 नंबर क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइज चुन अनुचित गुणांक लगाकर उसे संतुलन कीजिए, यानी जो गुणांक है ना अपने से लगा लेना है और उससे क्या करना है, बराबर करना है। जो मन में आए उससे गुना कर देंगे, लेकिन हाँ बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे में यहाँ पे दिया गया आयरन और उस जल से क्या किए थे, रिएक्शन कराए थे। अब यहाँ पे संतुलन कर दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, सॉरी 8 हो गया, कितना हो गया 8, और ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, लेकिन अभी भी संतुलित नहीं हुआ है, ठीक है। तो 4 नंबर जो चरण है क्या है, सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 के भांति संतुलित कीजिए, यानी 3 में जैसे संतुलन किए थे वैसे ही करेंगे इसमें भी, यानी अपने से गुना करेंगे ताकि बराबर हो जाए। तो यहाँ पे गुना कर दिए, इसमें भी 3 से, इसमें भी 4 से। सभी तत्वों के परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों तरफ समान है, ठीक है। अब समान हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर जो चरण है, अभिकारक एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था लिखना। अब देखिए यहाँ पे ये तो कर लिए, तो समीकरण केवल इतना ही करना नहीं होता है, इसमें क्या भौतिक अवस्था, जैसे लोहा किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस में पाया जाता है, जल किस में, तो द्रव में, और लोहा का ऑक्साइड किस में, ठोस में, हाइड्रोजन किस में, गैस में, तो लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ठोस के लिए एस सिंबल लगाते हैं, यहाँ पे देखिए ठोस के लिए एस लगाते हैं, द्रव के लिए एल, और गैस के लिए जी, और जलीय विलयन के लिए ए क्यू लगाते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पे वही समीकरण यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो है ना आयरन, यानी ये क्या है, ठोस है, यानी सॉलिड है। H2O ये क्या है, द्रव है, यानी लिक्विड, क्या होगा, लिक्विड होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, Fe2O4 यानी आयरन का ऑक्साइड है, ये क्या है, सॉलिड है, यानी एस होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, जी, यानी गैस है।
उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 6 नंबर जो है, 6 नंबर क्या बोल रहा है, कुछ आवश्यकता परिस्थितियां जैसे ताप दाब उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। ठीक है, यहाँ पे तीर के ऊपर या नीचे लिख देना है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितना होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो इसको कैसे बताएंगे, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक प्रतिफल बनाता है। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कोई क्या है, ई है और दूसरा है बी, ये दोनों मिलकर एगो बना दिया सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, यानी दो गो जुड़ेगा एगो बनाएगा, दो गो जुड़ेगा और एगो बनाएगा। जैसे में यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए कोयला का दहन, यानी कोयला को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, तो कोयला का ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जल का निर्माण यानी क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। जैसे में देखिए यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना, यानी बिना बुझा हुआ चूना को लेंगे और उसमें जल डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसके बाद आता है। ठीक है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी ऊष्मा जिससे निकलेगा ना वही होगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस के दहन यानी CH4, इससे बोलते हैं मीथेन। ठीक है, इसका दहन कराएंगे तो CH4 जो है ना गैस है, क्या है, गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, तो क्या बनेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल, तो और साथ में क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा प्राप्त होगा। जैसे में श्वसन का एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए श्वसन, तो यहाँ पे देखिए C6H12O6, ये क्या है, AQ यानी जलीय विलयन है। क्या है, जलीय विलयन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब यहाँ पे देखिए इसमें रिएक्शन कराया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल और साथ में ऊष्मा बना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, ये गो रहेगा और टूट के चार गो बन जाएगा, या चार से अधिक या दो से अधिक बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई ई है, ई टूटेगा और बी और सी बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई जब टूटता है ना तो कोई भी कब टूटता है, जब उसमें ऊर्जा लगता है, तो ऊर्जा लगेगा तब ना, तो ऊर्जा ही ले रहा है ना, अर्थात ऊष्मा ले रहा है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को। तो यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन है। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ पे इसका कुछ उदाहरण दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, Fe2SO4 यानी क्या है, आयरन का सल्फाइड ऑक्साइड है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट बोलेंगे, इसका रंग क्या होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आयरन का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो फेरस ऑक्साइड है ना, फेरिक ऑक्साइड, ये भूरा रंग होता है, भूरा या लाल रंग का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CaCO3 ये सॉलिड होता है, चूना पत्थर इसको बोला जाता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO बनता है और CO2 बनता है। अब देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया, यदि विद्युत वियोजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, विद्युत वियोजन, तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर, यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर उन्हें होने वाला वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्या है, यौगिक है, उसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। ठीक है, तो जैसे में यहाँ पे देखिए चित्र के द्वारा थोड़ा सा स्पष्ट किया गया है, एक मिनट। जैसे में यहाँ पे देखिए जल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रहा जल, इसमें हम भर दिए हैं, इसमें क्या भर दिए हैं, जल भर दिए हैं।
अब इसमें जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कैसे? बैटरी के सहायता से। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, विद्युत धारा है, और ये क्या करेंगे, इस सहायता से यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। ये क्या है, छड़ है, जो है ग्रेफाइट का रड है, ठीक है, रड या छड़ बोला जा सकता है। अब देखिए जब इसको क्या करते हैं, जैसे ही इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशीय वियोजन जो अभिक्रिया है, इसे क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे AgCl, इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये क्या करता है, Ag और Cl2 में विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है। AgBr2, इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो Ag और Br2 में टूट जाता है। अब देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है, ठीक है। श्याम या श्वेत फोटोग्राफ में क्या किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों देखिए यहाँ पे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए एक ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, उसे तोड़ना है तो क्या लगे, ऊष्मा की आवश्यकता हो या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसमें क्या, उसी को कहेंगे ऊष्माशोषी। ऐसे बोला जा सकता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो, जिस अभिक्रिया पूर्ण होने में ऊष्मा लगे, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए विस्थापन उस तो हो गया, अब विस्थापन देखना है। क्या देखना है, अब देखिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया इसके बाद देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप पहले से कहीं यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लड़का एक खड़ा है, ठीक है, और कोई दूसरा लड़का आया और बोला क्या कि हम यहाँ पे रहेंगे, तू यहाँ से जा, ठीक है। तो यही जो है ना, यानी उसको हटाकर वो अपने वहाँ पे बैठ जाएगा, इसी को कहते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। जैसे में यहाँ पे देखिए, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उस यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पे आयरन आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ जाएगा तो क्या होता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद उसके जगह पर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। लोहे मान लीजिए क्या है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमाई गई, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। जैसे में यहाँ पे उदाहरण दिया गया, ठीक है, जिंक में कॉपर सल्फेट से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा, ZnSO4 का निर्माण होगा, ठीक है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसी से ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्विविस्थापन। तो इस विस्थापन में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो यौगिक आ जाएगा और आयन के आदान प्रदान होगा, यानी ये जो है ना, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, और ये जो है ये बेरियम, ये किसके साथ चला जाएगा, SO2 के साथ चला जाएगा, यानी सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया क्या, BaSO4 यानी बोरियम सल्फेट, और यहाँ पे हो गया सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बोरियम सल्फेट के सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट का वीडियो कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।